दोस्तों, ये कहानी उन सभी के लिए है जो ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर जो देश प्रदेश कमाते हैं या फिर उनके घर वाले जिनका बेटा, भाई या फिर पति जो कि प्रदेश कमाते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ है। दोस्तों, राजस्थान का एक लड़का जो कि बोर में रहकर नौकरी करता था, अक्टूबर 2024 में वो बोर से अपने घर के लिए निकलता है एक ट्रेन पकड़कर। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में अपना खाना खाता है, खाना खाते ही उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके साथ 7-8 लोग और बैठे थे जो कि अजनबी लोग थे, जिनमें से कुछ महिलाएं भी थीं। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। अब उन महिलाओं में से एक महिला उसकी मदद के बहाने उसके सीट पर चढ़ जाती है। उसके बाद दोस्तों, बीच रास्ते में ही पुलिस आती है, उस युवक को उतारना पड़ता है, हॉस्पिटल पहुंचाती है। लेकिन वो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि जो इसके साथ बैठे थे, अजनबी लोग बैठे थे, आखिर इनमें से कौन उसके खाने में क्या मिला दिया कि उसका जीना मरना लग गया। दोस्तों, पुलिस जो है एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। एक महिला जो उसकी मदद कर रही थी उसी को मुख्य अभियुक्त बना लेती है। लेकिन दोस्तों, जो नतीजा सामने आता है उस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी उन सभी के लिए है जो ट्रेन में यात्रा करते हैं या फिर जो देश प्रदेश कमाते हैं या फिर उनके घर वाले जिनका बेटा, भाई या फिर पति जो कि प्रदेश कमाते हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है क्योंकि किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ था। तो दोस्तों, क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी में आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद आया। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला भी बढ़ता रहे और हम ऐसी ही कहानियां लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी है अक्टूबर 2024 की। एक युवक जो कि राजस्थान के जयपुर का रहने वाला था, जिसका नाम मनीष होता है। उसकी उम्र करीब 27-28 साल की थी। वो बेंगलुरु में रहकर फर्नीचर का काम करता था। फर्नीचर का काम करते करते वो ठेकेदारी करने लगता है, लेकिन हर महीने वो 70-80 हजार रुपए कमाता था। उसके 4 भाई जो हैं वो जयपुर में रहते थे, गांव में ही रहते थे। वो पैसा सारा घर पर भेजता था और उसके घर वाले सारा पैसा खत्म कर देते थे। इसीलिए वो जो भी कमाता था उसमें से आधा पैसा अपने नाम जमा करने लगा अपने फ्यूचर के लिए, और इन पैसों से जोड़ बटोर कर वो एक फ्लैट लेता है। और उसके बाद वो अक्टूबर 2024 में एक MISJP एक्सप्रेस, जो कि मैसूर जयपुर जंक्शन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन होती है, 1:30 बजे की वो ट्रेन थी। वो ट्रेन वो बोर से पकड़ता है और उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही 200-250 किलोमीटर ट्रेन आती है, दोपहर की ट्रेन थी, तो खाना अपने घर से लाया था, तो सोचता है कि अब ट्रेन में खाना खा लेते हैं। दोस्तों, वो खाना खाता है, आलू के पराठे लाया था। लेकिन जैसे ही वो खाना खाता है, अब वहां पर 6-7 लोग बैठे थे। एक महिला भी बैठी थी जो कि 25-26 साल की, जिसका नाम मधुबाला होता है। बड़ी ही खूबसूरत महिला, वो भी अकेली ही थी। सभी लोग वहां पर शायद सिंगल ही थे। कुछ जो थे वो फैमिली के साथ थे। 2 महिलाएं अपने पतियों के साथ थीं। तो जैसे ही वो खाना खाता है, खाना खाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सोचता है पेट में गैस वगैरह बना होगा, तो फिर वो उसकी ऊपर की सीट थी, अपने सीट पर चला जाता है। तो फिर जैसे ही वो ऊपर ट्रेन में जाता है, दोस्तों, उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। मनीष समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। जैसे उसने खाना खाया और तैसे उसकी तबीयत खराब हो गई। ऐसा क्या हो गया? ये सब सोच ही रह रहा था कि जैसे उसके शरीर से जान ही निकल जाएगी और उसके पेट में उबाल होने लगता है। और दोस्तों, उसके सीट के ऊपर से ही वो वॉमिटिंग करने लगते हैं, यानी कि उल्टियां करने लगता है। जैसे उल्टी करता है तो नीचे के सारे लोग भागते हैं, कहते, भाई क्या कर रहा है तू? तेरा दिमाग खराब है, ऊपर से उल्टी कर रहा है, तूने पी रखा है, क्या हो गया? अब दोस्तों, उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। लेकिन एक जो महिला थी, जो मधुबाला थी, उसके साड़ी पर दोस्तों कुछ ज्यादा ही पड़ जाता है। अब सारे लोग तो भाग गए, वो भी वहां से हटकर जब दूर जाती तो लोग कहते हैं, अरे मैडम उधर ही रहिए, उधर ही रहिए। वो जो है अब उसी जगह पे आ जाती है और सीट के नीचे उसका बैग था।
बैग निकालती है, उसमें से दुपट्टा निकालती है, दुपट्टे से अपने साड़ी पर जो भी वॉमिटिंग उसने कर रखी थी वो सारा कुछ साफ करती है। धीरे धीरे जो है उसकी हालत खराब होती जा रही थी, उसके मुंह से ब्लड भी आ जाता है मनीष के। ये देखती है तो इसको उस पर दया आ जाती है। ये ऊपर की सीट पर चढ़ जाती है किसी तरीके से और उसके बाद उसको संभालती है, उसके पीठ को सहलाती है, जो कपड़ा वो ले रखी थी उससे उसका मुंह भी पोंछती है। अब जो मनीष था उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो लड़खड़ाती जुबान में उससे कहता है कि लगता है मैं नहीं बचूंगा। और वो अपने बैग से दोस्तों 2 लाख रुपए निकालता है जो कि अपने सिरहाने रख रखा था। मधुबाला को देते हुए कहता है कि ये पैसे तुम जो है मेरे घर पर पहुंचा देना। फिर पूछता है कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती है मैं तो महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली हूँ, मुझे तो नागपुर में उतरना है। वो कहता है कि ये पैसे तुम जो है मेरे घर पर पहुंचा देना, जो भी खर्चा लगेगा अपना काट लेना, ले लेना, पुलिस वालों को मत देना, वरना वो जो है इन पैसों को हजम कर जाएंगे। लेकिन मधुबाला कहती है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो, हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगे, और उसके बाद जो है हिम्मत रखो। लेकिन वो कहता है नहीं, मेरी हालत ज्यादा खराब हो रही है और मेरे घर का नंबर नोट कर लो, मेरे पिता को फोन कर देना। वो कहती है कि तुम ही अपने पिता को फोन कर दो। कहता है नहीं, वो जो है घबरा जाएंगे, मुझे अगर कुछ हो जाएगा तो कॉल कर देना। दोस्तों इतना निराशा भरे शब्दों में मनीष जो है बात करता है और जो मधुबाला थी उसे हौसला देती है, लेकिन धीरे धीरे उस पर बेहोशी छाने लगती है और सारे लोग जो थे इधर उधर तितर बितर हुए थे, कंपार्टमेंट खराब हो चुका था। फिर वो एक सफाई कर्मी को बुलाते हैं, कॉल करते हैं रेलवे हेल्पलाइन पर, तो साफ करने वाला भी आता है, साथ में पुलिस भी आती है। जब पुलिस आती है तो जो लड़का था उसको वो नीचे उतारती है। मनीष को किसी तरीके से पकड़ के, बिल्कुल वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं था, वो अर्ध बेहोशी की हालत में चला गया। और उसके साथ अब वो मधुबाला सोचती है मैं क्या करूं, जो पैसे वो मेरे पास पड़े हैं मैं अगर पुलिस को देती हूं तो फिर पुलिस को जैसे उसने बताया है कि कहीं हजम न कर ले, और अगर मैं अपने पास रखती हूं तो फिर मैं कहां जाऊंगी। इसने अपने घर का एड्रेस भी ठीक से नहीं बताया, तो वो बड़े असमंजस में रहती है। फिलहाल वो उसके साथ नीचे उतर जाती है, वो भी पीछे पीछे चली जाती है, अपना सामान लेती है, उसका सामान लेती है, और जब नीचे उतर जाती है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। हिंदू नगर एक स्टेशन होता है बीच में, जो कि बोर से 250 या 300 किलोमीटर के आसपास था। वहीं पर पुलिस उसे उतारती है, मधुबाला पीछे उतर जाती है। हॉस्पिटल जब ले जाया जाता है वहां पर अब मधुबाला जो है, जब पुलिस छानबीन करती है, पूछताछ करती है तुम कौन हो और इसके भोजन में किसने क्या मिला दिया है, तुमने देखा है इसको खाते हुए। वो बोली कि साहब ये तो जैसे ही खाना खाए इनकी हालत बिगड़ गई, और मैं इनके मदद में ऊपर गई तो इन्होंने भी यही कहा कि जैसे ही मैं खाना खाया पता नहीं क्या हो गया, तो ऐसा तो दिखा नहीं कि किसी ने कुछ दिया हो इनको। लेकिन वो डर जाती है कि अगर पुलिस उसकी तलाशी लेगी तो उसके पास जो पैसे हैं उन पैसों की वजह से वो फंस सकती है, तो पैसे निकालकर अधिकारियों को दे देती हैं जो पुलिस वाले थे। कहती है साहब ये पैसे भी इन्होंने मुझे दिए थे कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर पहुंचा देना, और इसीलिए मैं इन पैसों की वजह से ही इनके साथ चली आई हूं, और मेरा दिल नहीं माना क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, तो मैं तो 1-2 दिन बाद भी घर चली जाऊंगी, इसीलिए मैं चली आई हूं। और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम जो है यहाँ पर चली आई है, पैसे वहीं पर दे देती, तुम अपने रास्ते जाती, वैसे भी पुलिस वाले किसी को छोड़ेंगे नहीं, जितने भी उसमें लोग हैं उनके घर से उठा लेगी। अगर किसी ने भी कुछ किया होगा इसके साथ, शुक्र मनाओ कि बस ये जिंदा हो जाए, अगर ये मर जाएगा तो तुम ही फंसोगी। अब दोस्तों वो बुरी तरीके से घबरा जाती है। मनीष को जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, 2 दिन तक उसका इलाज होता है। उसके पेट में जो है नली वगैरह डाल के जो कचरा वगैरह था साफ किया जाता है। 2 दिन तक उसको होश नहीं आया, और मधुबाला जो थी वो उसकी दवाई को लेके, उसके जांच को लेके, उसकी एक परिजन की तरह, उसके रिश्तेदार की तरह बनकर वो हॉस्पिटल में दौड़ती रही, परेशान रही, ना उसे भूख लग रही ना प्यास लग रही है, मारे टेंशन क्या क्या अगर से कुछ हो जाएगा तो वो फंस जाएगी। लेकिन दोस्तों जब एक महिला कांस्टेबल थी वो उसकी परेशानी देखती है, उससे पूछती है, क्योंकि वो उसी के ही कस्टडी के लिए कि ये कहीं भाग ना जाए वो जो है वहां पर थी, तो उससे पूछती है कि सच सच बताओ इसके साथ हुआ क्या है।
तो वो सारा बताती है कि मैं निर्दोष हूं, मैं तो सिर्फ इंसानियत और मानवता के नाते इनके साथ उतर आई हूं, और मैं जो है नागपुर की रहने वाली हूं, मैं तो इनको जानती भी नहीं, मैं बोर में रहकर एक ऑफिस में साफ सफाई का काम करती हूं। अभी मैं छुट्टियों में अपने घर जा रही थी, कुछ दिन की छुट्टी लेकर, और ये कहां जयपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों वहां से बैंगलोर से जयपुर 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, करीब 40-45 घंटे का वो रास्ता था ट्रेन का। तो कहती है कि मुझे तो बस मैं इंसानियत के नाते चली आई, इनके पैसों के नाते मैं फंस गई, और पुलिस वालों ने ना सिर्फ वो 2 लाख रुपए इनके ले लिए हैं, बल्कि 4000 रुपए मेरे अपने कमाई के थे जो कि मैं घर लेके जा रही थी। मैंने बोला मेरे पैसे हैं, लेकिन पुलिस वालों ने कहा नहीं, ये भी पैसे इन्हीं के हो सकते हैं। तो उन्होंने सारा पैसे भी ले लिया। ये कहते हुए रोने लगी। तो जो महिला कांस्टेबल थी कहती है कि तुम घबराओ नहीं, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारा पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें इस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाएगा। बस तुम ये करना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम घबराकर भाग ना जाओ। फिर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। कहती दीदी मुझे आप पर भरोसा है पूरा, आप जो है मेरा हेल्प करना प्लीज, मैं निर्दोष हूँ, मैंने अपने घर पे भी फोन कर दिया है, और मेरी माँ जो है किसी रिश्तेदार के साथ आने वाली है, मेरे पिता है नहीं। तो वो कहती है ठीक है। अब दोस्तों इधर जो 2 दिन के बाद मनीष को आखिरकार होश आता है। वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने मधुबाला को देखता है, उससे पूछता है मैं कहां पर हूं। तो वो सारी बात बताती है कि 2 दिन के बाद आपको होश आया है, आप टेंशन मत लीजिए, आप जो है वो ठीक हो गए हैं। तो फिर जब नर्स आती है, डॉक्टर आती है, फिर वो पुलिस को बुलाते हैं कि भाई ये जो युवक था होश में आ गया है, इसका बयान ले लीजिए। फिर ये लोग रेलवे पुलिस को बुलाते हैं, वहां के अधिकारी आते हैं, उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं। तो फिर वो उसके बारे में पूछते हैं, मधुबाला के बारे में, कि ये जो महिला थी इसके पास तुम्हारे पैसे थे, वो पैसे तुम्हारे बैग से इसने निकाल लिए थे, और भी न जाने क्या लेने के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर भी चली आई। तो वो कहता है कि नहीं साहब, अगर ये नहीं होती तो शायद मेरी जान नहीं बचती। मैं इनका दोष नहीं दूंगा, बल्कि मैं इनका एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर। इन्होंने मेरी वहां पर हेल्प की, मेरी मदद की, और मेरी जान जो बची है उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है। मुझे सब कुछ याद है कि इन्होंने जैसे जैसे मेरे साथ मेरी हेल्प करी थी। बाकी लोग तो मुझे गालियां दे रहे थे, भाग गए थे। तब फिर जाकर थोड़ी जो मधुबाला थी उसे भी तसल्ली मिलती है कि चलो कम से कम इसे तो होश है कि हाँ जो भी कुछ मैंने इसकी मदद करी थी। उसके बाद पुलिस पूछती है तो अब बताओ कि आखिर उन लोगों में से जो भी थे, किसी का दिया हुआ तुमने कुछ खाया था क्या? कहता है नहीं साहब, मैंने किसी का कुछ नहीं खाया, लेकिन जब मैं अपने घर से खाना लाया था मैंने सिर्फ आधे पराठे खाए। मुझे स्वाद बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि इन्हीं पराठों में कोई कमी है। मैंने आधा पराठा खाया और फिर सारे पराठे मैंने उसी टिफिन में रख दिया था। अगर वो पराठे होते तो आप एक बार मेरे टिफिन की भी जांच कर लेते, क्या पता वही खराब रहे हों। अब दोस्तों पुलिस वाले जो उसकी जांच करवाते हैं, और दोस्तों जो नतीजा सामने आता है वो वाकई में हैरान करने वाला था, क्योंकि उन पराठों में ही जो है विषाक्त पदार्थ मिला हुआ था। अगर वो एक पराठा पूरा खा लिया होता तो शायद उसकी जान नहीं बचती, वो तो आधा ही खाया और उसके बाद उसने रख दिया। पुलिस वाले कहते हैं ये कहां से बनवा के लाए? तो दोस्तों उसके बाद वो जो कहता है, दोस्तों जो मनीष था वो दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ घर पे उसका परिवार था, मतलब उसके भाई थे, बहन थे, माता पिता थे, और दूसरी तरफ बैंगलोर में वो काम करता था। तो जब उसके पास हो गए 12 लाख रुपए, क्योंकि आधी सैलरी अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखता था, तो फिर वो एक फ्लैट लेता है जो कि 20, 25, 30 लाख रुपए का होता है। और उसके बाद उसे वहीं पर एक लड़की जिसका नाम दीपिका होता है उससे प्यार हो जाता है। दीपिका अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब उससे प्यार हो जाता है तो बहुत वो खुश होता है और दीपिका के ऊपर खूब खर्च करता है। धीरे धीरे ये प्यार जो है 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। अब वो जो है दीपिका से शादी करने के लिए कहने लगा कि शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों जो दीपिका थी वो शादी करना नहीं चाहती थी, उसे सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। तो मनीष कहता है कि अब की बार मैं गांव जा रहा हूं तो मैंने ये फ्लैट भी लिया है, घर पे किसी को नहीं बताया है, अपने माता पिता को लेके आऊंगा, तुमसे मिलवाऊंगा, तुम्हारे माता पिता से मिलवाऊंगा, और वो जब ये जानेंगे कि मैंने फ्लैट ले लिया है अपनी कमाई से तो वो बहुत ही खुश होंगे। अभी तक मैंने उनको बताया नहीं, उनके लिए सरप्राइज रहेगा। तो फिर शादी के लिए तैयार हो जाओ और बस कुछ ही दिन में हम शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों दीपिका और उसकी माँ जो है इस बात से परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें तो शादी करनी नहीं थी। दीपिका के पास मनीष जैसे और भी लोग थे जिनके वो संपर्क में रहती थी, जिनसे उसका रिश्ता था। तो फिर वो एक खतरनाक प्लान बनाते हैं कि ऐसा कुछ करो कि ये भी रास्ते से हट जाए, शादी भी ना करना पड़े, और जो फ्लैट है इसका उस पे हम लोगों का कब्जा हो जाए। और इसीलिए जब वो गांव जाता है तो दोस्तों यही माँ बेटी और उसके पिता
ये तीनों लोग मिलके उसके पराठे में जो आलू का मटेरियल होता है उसमें ऐसा विषाक्त चीज मिला देते हैं कि जिसको अगर वो एक पराठा खा लेता कोई भी तो उसकी जान चली जाती। उसके बाद वो सोचते हैं कि 3 दिन का रास्ता है, 40-45 घंटे का रास्ता है, और अगर खा लेगा उसी में मर मुरा जाएगा। पुलिस वाले अगर पकड़ेंगे भी तो सोचेंगे इनमें से किसी ने कुछ खिला दिया होगा। लूटपाट के इरादे से अक्सर ट्रेन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो फिर हम लोगों के ऊपर कोई आंच नहीं आएगा और ये फिर जो है इसका जो भी होगा होना होगा और ये फ्लैट जो है वो हमारे नाम हो जाएगा। किसी को क्या पता कि मनीष कौन था, कौन ढूंढने वाला रहेगा, हम किसी और को मनीष बता देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने प्लान बना के और उसको रास्ते से हटाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों उसने आधा पराठा खाया और उसकी जान बच गई। उसके बाद ये सारी चीजें जब सामने आती हैं और मनीष जो है शक के आधार पर जो लड़की थी दीपिका और उसकी मां पिता के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है, शिकायत दर्ज करवाता है। वहां से करीब 250 किलोमीटर दूरी पर थे वो लोग। पुलिस जो है बोर्ड जाती है, उन लोगों को हिरासत में लेती है और उसके बाद दोस्तों जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारा कुछ वो लोग उगल देते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया है, सब कुछ कबूल लेते हैं, अपना जुर्म कबूल करते हैं। उसके बाद अब जो मनीष था उसके भी घर वाले आ जाते हैं, उसके भाई आ जाते हैं, उसके पिता आ जाते हैं, जो इसकी मां थी मधुबाला की वो भी किसी रिश्तेदार के साथ आ जाती हैं। सारे लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। इसमें पूछताछ होती है, इसमें और किसी का कोई कुछ हाथ ना हो या फिर और कोई इसमें शामिल हो सकता है, इसके लिए पुलिस जो है वो जो यात्री थे उन लोगों से पूछताछ करती है फोन करके या फिर वहां की लोकल पुलिस को उनके घर पर भेजकर। तो किसी की संलिप्तता इसमें नजर नहीं आती। बस वही जो थी दीपिका और उसकी मां का किया धरा ये सब था। उसके बाद उनको हिरासत में लेके जेल भेजती है और इस दौरान 1 महीने का टाइम लग जाता है। जो मधुबाला थी अब उसी फ्लैट पे, जिस फ्लैट को उसने लिया था उसी फ्लैट में मधुबाला के भी उसकी मां और उसके रिश्तेदार और साथ में मनीष के भी उसके पिता और उसके भाई, ये सारे लोग रहते। 1 महीने तक मधुबाला उन लोगों को खाना बनाती, नाश्ता बनाती, खिलाती और क्योंकि मधुबाला ही हॉस्पिटल में उसके साथ रही थी तो सारे कुछ दवाइयों का उसे ही पता था कैसे देना है, क्या देना है। तो सारा कुछ उसे 2 टाइम 3 टाइम जो दवा होता था वो भी देती थी। इस तरीके से वो सेवा भाव में लगी रही। और जब मनीष की मां ने अपने बेटे को देखा और जब बेटे ने बताया, मनीष ने बताया और लोगों ने बताया कि हाँ इसी की वजह से मेरी जान बची है, तो वो मधुबाला को अपने गले से लगा के रोने लगती है। कहती है अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा बेटा नहीं बचता। और फिर 1 महीने तक उन्होंने उसका सेवा भाव देखा तो वो जो है उसके लिए, मनीष के लिए मधुबाला को पसंद करने लगी और उसके बाद उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। वहीं पे मधुबाला की मां भी थी, उसके रिश्तेदार थे और दोस्तों कहीं ना कहीं मधुबाला के दिल में भी उसके लिए चाहत उत्पन्न हो गई थी और मनीष के भी दिल में तो था ही, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, उसके साथ उसकी सेवा करी थी। और अंत में दोस्तों ये डिसीजन लिया जाता है कि इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद इसी महीने में, अक्टूबर जो है 2024 की ये बात है, और इसी नवंबर में मधुबाला और मनीष की शादी हुई है धूमधाम से। दोनों आज बहुत खुश हैं एक दूसरे को पाकर और ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमेशा वो खुश रहें। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यार लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।